हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि सबकी नज़रें इस वक्त काबुल पर लगी हैं, जहां पर तालिबान को कंट्रोल संभाले आज तीसरा रोज़ है, लेकिन अभी तक वो अपनी हुकूमत का ऐलान नहीं कर सके। काबुल में 2 रोज़ तक लोग परेशानी और शदीद इज़्तिराब में रहने के बाद आज कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि कुछ मामूलाती ज़िंदगी बहाल है। ट्रैफिक पुलिस वापस ड्यूटी पर आ गई है और जो एयरपोर्ट के हमें मनाजिर नज़र आए थे वो भी अब वहाँ पर बेहतरी है हालात में। इसके अलावा हमने कुछ ऐसी भी मनाजिर देखे सोशल मीडिया के तवस्सुत से, मीडिया के हवाले से अफ़गानिस्तान के, जहाँ ख़वातीन न्यूज़ एंकर्स भी वापस टीवी स्क्रीन्स पर भी नज़र आ रही हैं और कहीं तालिबान रहनुमाओं को इंटरव्यू भी कर रही हैं। लेकिन एक कुर्सी खाली है और वो है सदारत की। वहाँ कौन बैठेगा, ये एक सवाल है और लोग ये जानना भी चाहते हैं कि तालिबान का आगे लाहे अमल क्या होगा। लेकिन अभी ये लगता है कि तालिबान को भी शायद अपनी इतनी जल्द कामयाबी का अंदाज़ा न था। वो हुकूमत साजी के लिए शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी तक कोई इस हवाले से ख़बर सामने नहीं आ सकी। बहरहाल अभी तक तालिबान ये कहते हैं कि वो बुनियादी सिक्योरिटी मामलात को भी देख रहे हैं। इंतकाले इक़्तिदार के लिए हामिद करज़ई की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनी हुई है, वहाँ से भी अभी तक किसी पेशरफ्त की खबर नहीं आई है। इससे पहले अबूरी हुकूमत की बातें की जा रही थी, जिसे तालिबान की तरफ से मुस्तरद किया गया। उसके बाद इंतकाले इक़्तिदार या हुकूमत साजी का कोई फार्मूला अभी तक सामने नहीं आया। इसके अलावा दुनिया भर में तो इस बारे में बात हो ही रही है। सलामती काउंसिल का भी हंगामी इजलास हुआ, वहाँ पर इंसानी हकूक़ और उसके अलावा अमरीका, चीन और दीगर ममालिक भी तालिबान को तस्लीम करने को तो तैयार नज़र आते हैं, लेकिन मशरूत करते हैं उसको अफ़गानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। अब देखना यह है कि क्या दुनिया तालिबान को तस्लीम करेगी। इसके अलावा तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद जो आम माफ़ी का ऐलान किया हुआ है, इस हवाले से भी देखना होगा कि इसको अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं वो किस हद तक इस पर यकीन करेंगे और उनके शहरों में, देहातों में, गलियों बाज़ारों में इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता हुआ प्रैक्टिकली हमें नज़र आएगा। और इस सबसे ज़्यादा अहम यही बात है, इस सब पे हावी यही बात होती है कि क्या मकामी लोग जो अफ़गानिस्तान के हैं वो इन दावों पर एतबार करेंगे। दूसरी तरफ हम जिक्र कर लेते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन के खिताब का, जिन्होंने कल एक स्पीच की जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया भर में बात हो रही है। उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान में जो बनी हुई सूरत हाल है उसकी अशरफ गनी हुकूमत पर डाल दी और कहा कि जो लड़ाई अफ़गान फ़ौज नहीं लड़ना चाहती वो अमरीकी फ़ौज क्यों लड़े। अफ़गान रहनुमा हौसले छोड़ गए और मुल्क से भाग निकले। जो बाइडन ने कहा कि हमने अफ़गान फ़ौज को सब कुछ दिया मगर उन्हें लड़ने का जज्बा और हौसला हम नहीं दे सकते। और ये भी कहा उन्होंने कि अशरफ गनी ने तालिबान से बातचीत से इनकार किया था और ये कहा था कि न सिर्फ जो अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस हैं वो उनको रोक सकती हैं, बल्कि तालिबान को ये अशरफ गनी समझते थे अमरीकी सदर के मुताबिक उनको शिकस्त भी दे सकती हैं। तो क्या अब अमरीका अफ़गानिस्तान में अपनी नाकामी को मुकम्मल तौर पे अशरफ गनी इंतज़ामिया पे डाल के बरी ज़िम्मा हो सकता है? इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इन तमाम सवालात के जवाब भी लेंगे। हमारे साथ इसी हवाले से मेहमान भी मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सदर गनी के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए पाकिस्तान उमर दाऊदज़ई साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Mr. Daoudzai. First of all, I would like to know, President Ghani fled the country and triggered total collapse of the system. Now, Afghani people are questioning and they're feeling betrayed by Ashraf Ghani. What's your stance on this? I think the way things started since May 1st, the government was going to collapse anyway. Sooner or later, this was expected. But on that day, I mean last Sunday, when he left, he left his colleagues and his countrymen in disappointment, and that caused a sudden collapse. Otherwise, there was a possibility of a political deal if and when Taliban surrendered Kabul. It was expected that there would be a political deal and political settlement.
But that was basically the collapse that was caused because of his departure. Sudden departure and undeclared departure. Did you or the other members expect that President Ghani will be the first person to leave the country if Taliban gain control? We never thought that this is what will happen, because we thought, personally, my reading was that Taliban was going to take all the provinces, and when they surrounded Kabul, then there would be political negotiation, and then there would be a handover to Taliban, more orderly handover to Taliban. But I'm happy that when they entered Kabul, there was no fighting anyway. That makes me happy. Now they are consolidating their hold on Kabul, and we are waiting what kind of political system they are going to announce for the people of Afghanistan. Can you tell us where are other key members of Ghani administration right now? I have absolutely no idea, because I left 2 days before. I was on my way to Pakistan, because I was his special envoy for Pakistan, and I was going through Dubai to visit Pakistan. But I stayed a couple of days in Dubai, and then I heard that he left and Kabul collapsed. So my visit to Pakistan is basically on hold, because there's no president that I could represent him. Now about the United States, they're totally blaming Afghan government for all the damage, and they're saying that we gave them weapons, money, we paid them, the army with the salaries and all, but we could not give the Afghan army a will or passion to fight. Was there really no will or passion in Afghan army? Oh, well, I think it's better to focus on future. To see what the Taliban announced and what kind of regime they form and how they attend to Afghan miseries of the past 2 months. And also, I think we need to focus now. Afghanistan has an opportunity to end the 43 years of war once and for all. I think we need to focus on this one. But in regards to American view, I think there were problems on both sides. There were problems with American strategy, war strategy, and there were problems with the local partnership also. But I don't want to go through the details of that, because it doesn't help us anyway. You've been a very important member in Ghani administrations. There are some accusations doing rounds. I would really like to ask a question about that too. Ghani government is being accused of corruption now, with India accusing them, the Afghan army, of corruption also. So we would like to know that were you or the government aware? Was it one of the concerns for Ghani government? Well, when I say that there were problems with local partnership of the U.S., it includes all those kind of problems that you alluded to. There were problems in deployment, there were problems in recruitment, there were problems in promotion, there were problems in not getting salary. There was a series of problems. I mean, there cannot be one problem. But it was a series, and it was not in the past few months. I think it goes back to the day to 2014, when the U.S. handed over security leadership to the Afghans, and then we had this national unity government. I think the problem goes back to that era and continued and exacerbated and finally caused the collapse. But also, this was supported by the U.S. rather abrupt withdrawal. That was also part of the reason. But again, I would always like to focus on future. President Biden yesterday made a very important statement. He said that U.S. suggested Ashraf Ghani to negotiate with Taliban, but Ghani straightforwardly refused and said that Afghan army will fight and also defeat the Taliban. And he was clearly wrong. Why did Ghani administration refuse to negotiate with the Taliban?
From 2014 to 2018, I was opposition to President Ghani. And in 2018, when I joined his administration, my condition was that I would only work in peace to bring peace to Afghanistan. And therefore, I never took any executive role in that administration, and I was not involved in executive decisions. But yes, when I heard that too, when I heard him frequently, that he was too much on the war and less on peace, I was not happy about that. But I was not part of that inner circle to influence his policy. Or in other words, I was not part of his kitchen cabinet. There's this statement and some allegations being made by Russian embassy in Kabul that when President Ashraf Ghani fled the country, he flew along with 4 vehicles and 1 helicopter full of money, and he had to leave some money due to lack of space. Would you like to respond to these accusations and claims? Well, I think that has to be investigated by the Taliban administration when they're more settled. That has to be investigated. That has to be investigated by journalists, by international reporters also. Okay, and some people are also pointing out some key mistakes made by Ghani. For example, that regional leaders who were appointed by center, by Ghani administration, they had no support from local population, and Ghani government did not have a representation on local levels. Do you think, is that the reason why Ghani administration government failed so quickly, and governors kept giving up one by one, and overall the government collapsed? Yes, that was also a reason. I mean, there were charges of corruption in that recruitments of governors and district governors. And also there were always criticism that President Ghani brought the young cadre from abroad, mostly from Europe and America, who didn't know Afghanistan very well. I mean, not all, but these were the people who were making the key decisions. And because they could not connect to the population, that caused the speedy collapse of government. Do you think, Mr. Omar, there is any space left in Afghanistan for people who worked alongside Ghani administration like yourself? Well, we are hearing from Taliban that they don't want to have a reputation of the 1990s, and they would like to form inclusive government, and they would like people with experience of the past 10 years or other 20 years to be part of the Taliban administration. And we also see some signs of flexibility in their previous policies, in their policies of 1990s. If you have watched the Afghan television channels, yesterday a woman disappeared from screens. Today they reappear. And also women reporters, national and international, were walking in the streets without any fear. I mean, a week ago, if you were there in Kabul as a journalist, you couldn't go out to streets. But today, even American woman journalist of CNN, a representative of CNN, was walking and giving coverage. So all these are encouraging statements, but we are waiting for the leadership in Doha to make the final decision. I mean, policy decisions and strategy decisions. We expect them to come up with an inclusive solution, because, like I said, this is one more opportunity to end the 43-year war permanently. And I think people of Afghanistan, that includes Taliban, should not lose this opportunity. As you said, the Taliban are doing things but differently as of now. We are also seeing these developments. But now I need your opinion on this. Do you think Taliban have actually changed, or they're just portraying as this new image to the world? It will be a prejudgment. It would be a judgment on statements at the moment.
Their statements shows that they have changed and they have become more moderate than they were in 1990s. But we will have to see them in practice. While we welcome those statements, positive statements, but we also have to wait for practice. And what do you see the near future of Afghanistan? I told you that Afghanistan now has the opportunity to end the 43 years of war that has changed its faces many times, once and for all. We have that opportunity, and there's a strong possibility that we see that. You know, this is not a military coup d'etat. This is a kind of revolution. What's happening now in Afghanistan, and revolutions are very difficult to reverse. So we have to stick to this. We have to make best of it to end the Afghan war permanently. Do you think it is possible now with Taliban in control? Yes, I know they are thinking about it. I know that's how they see it, most of them. But still, it's a judgment on statements that we hear from their leadership. And I mean, the statement of Mullah Biradar was a very good one, and their spokespersons. Some of the actions are also alluding to that notion of ending the war permanently, because they are disarming immediately everybody. Nobody can keep arm in their house. And if we want to end the war, a prerequisite is a complete disarmament. So I think for practice it's too early, but their statements are the right one. So we should wait for a public declaration of their formal policies and of their government structure, and then we see who ends up in which position. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم مسٹر عمر داؤدزئی. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی عمر داؤدزئی کی. آپ صدر غنی کے نمائندہ خصوصی رہے برائے پاکستان اور بڑا اہم آپ کا کردار رہا ان ساری صورتحال میں, لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں عمر داؤدزئی صاحب کہ جو ابھی تک حالات و واقعات ان کو نظر آ رہے ہیں وہ انکریجنگ ہی ہے یہ ڈیولپمنٹس, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. ابھی ایک بریک کی طرف جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو طالبان کے ترجمان سہیل شاہین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی برائے پاکستان عمر داؤدزئی صاحب کی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں طالبان کے ترجمان دوحہ سے سہیل شاہین صاحب. بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کابل کا کنٹرول سنبھالے, آج تیسرا دن ہے طالبان کی طرف سے, لیکن ابھی تک کسی حکومتی سیٹ اپ کا کوئی اعلان نہیں ہو سکا ہے, کیا وجہ اس کی؟ جی پہلے تو ہاں ضروری تھا کہ کابل سیٹ کا وہ سیکورٹی ہم سنبھالے, کیونکہ ہماری سیکورٹی فورسز کابل کے گیٹ کے قریب تھے اور ادھر ایڈمنسٹریشن کے پولیس مین اور ادھر جو سیکورٹی فورسز تھے انہوں نے بالکل اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا تھا, اور اس واقعوں سے استفادہ کرتے ہوئے چوروں نے برگلرز نے وہ آ کے لوگوں کے پراپرٹیز کو گھروں کو لوٹ رہا تھا. تو اس لیے ہم داخل ہوئے شہر میں مجبور ہو کر, کیونکہ ورنہ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو. جب ہم داخل ہوئے تو ہماری پہلے پرائرٹی ہے کہ کابل سٹی کو سیکور کر دے, لوگوں کے جان مال اور زندگی اس کو محفوظ رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ حکومت کے بارے میں بھی مشورے ہو رہے ہیں, ڈیلیبریشن ہو رہی ہے, کنسلٹیشن ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اناؤنس کریں گے. اور آپ نے بات کی کہ رابطے ہو رہے ہیں, لیکن حامد کرزئی اور عبداللہ کے پر مشتمل اور گلبدین حکمتیار پر مشتمل جو کوارڈینیشن کونسل ہے انتقال اقتدار ٹرانسفر آف پاور کے حوالے سے, کیا اس کے ساتھ آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ ادھر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ تسلیم اور نہ تسلیم کی بات نہیں ہے,
بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ایک افغان انکلوسیو اسلامک گورنمنٹ بنائے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم ڈفرینٹ افغان پولیٹیشین پرسنالٹیز کے ساتھ مشورے کریں گے اور اس کے نتیجے میں ایک ہم انشاءاللہ اس پر قابل ہو جائیں گے اور قادر ہو جائیں گے پر کہ ایک افغان شمول حکومت بنائے. تو یہ ہمارے مقصد ہے. تو انشاءاللہ اس پر کام کچھ ہو چکا ہے اور کچھ باقی ہے, ابھی بھی مشورے ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو شخصیات ہیں جیسا کہ سابق صدر حامد کرزئی اور عبداللہ چیف ایگزیکٹو جو کہ وہیں پر رہے افغانستان میں, کیا طالبان اپنی حکومت میں ان کو کوئی کردار دے سکتے ہیں آگے جا کے؟ وہ تو آئندہ بات ہے کہ اس بارے میں کیا ڈیسیژن ہوگی, لیکن یہ ضروری ہے, کلیئر ہے کہ ہم سارے کے ساتھ مشورہ کریں گے سب کے ساتھ. اچھا سہیل شاہین صاحب, پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی نے کل کہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل تمام لسانی اور سیاسی گروپوں کی شمولیت سے جامع طور پہ سیاسی تصفیے سے ہی ہے. کیا طالبان پاکستان کی اس تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اب افغان انکلوسیو حکومت ہو. افغان انکلوسیو کے مطلب یہ ہے کہ اس میں سب افغان شامل ہو, جو بھی ایتھنیسٹیز ہے وہ اس میں شامل ہو, لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق افغانستان کے لوگوں کا خدمت کر سکے, جو حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو. اس کا حق ہے کہ افغان لوگوں کے لیے اس کی خدمت کرے اور اپنی نارمل زندگی بسر کرے. تو اس کے لیے تو پہلے سے ہم کمیٹڈ ہیں, یہ ہماری پالیسی ہے. آپ بہت سی چیزوں پہ یہ یقیناً کہہ رہے ہیں کہ کچھ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا, باقاعدہ سامنے حکمت عملی آئے گی, لیکن لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے, کیا انتخابات کروائے جائیں گے یا اپنی شورا کے ذریعے حکومت نامزد کریں گے؟ اس حوالے سے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں ابھی؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مشورے ہو رہی ہے تاکہ ایک دو دن میں ہم ایک حکومت بنائے, افغان انکلوسیو حکومت بنائے. تو یہ ضرورت ہے, ادھر واکیوم ہے, لیڈرشپ کا واکیوم ہے, اور لوگوں کے مال و جان اور زندگی محفوظ رکھنے کے لیے وہ ضرورت ہے. یہ آنی ضرورتیں ہے, اشد ضرورتیں ہے. تو اس کو ہم پورے کریں گے انشاءاللہ, اور آئندہ کا مستقبل کا روڈ میپ تو وہ بعد میں انشاءاللہ اناؤنس ہوگا کیا روڈ میپ ہے. اس حکومت میں خواتین کو بھی نمائندگی دی جائے گی؟ خواتین کے لیے تو ہمارے اصول جو ہم نے کئی بار ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلامی حجاب کو مراعات کرتے ہوئے وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ کافی ہے ان کے لیے. اگر جو بھی خواتین اس کے پاس تشویش ہے وہ تشویش رفع ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے ان کے پاس, کیونکہ یہ پالیسی ہے. اور وہ بھی مسلم خاتون ہو کر وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ باپردہ ہو اور باحجاب ہو. یہی ہمارے ڈفرینس ہے ادر کلچر سے, ادر کنٹری سے. وہ دوسری اس کی بیسک رائٹ جو ہے وہ سب محفوظ ہے. یہ بات آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ کس طرح کا پرسکرائبڈ جو حجاب ہے وہ ہوگا, لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, دنیا بھر سے خواتین خاص طور پہ, جب آپ یہ بات کرتے ہیں حجاب کی تو آپ یہ سر ڈھانپنے کو, ہیڈ اسکارف کو کہتے ہیں یا آپ برقعے کی بات کرتے ہیں, برقع کی بات کرتے ہیں؟ حجاب معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن برقع ہم نے کبھی نہیں کہا کہ برقع وہ سارے افغان عورتیں یا خواتین جو ہے وہ اونلی برقع جو ہے دا اونلی حجاب, ہم نے یہ نہیں کہا. شاید برقع ایک ٹائپ کا حجاب کا ایک ٹائپ ہو, ایک نوع ہو, لیکن اٹ از ناٹ دا اونلی حجاب. حجاب کے کئی ٹائپس ہے تو وہ سب کو معلوم ہے. تو یعنی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ صرف حجاب کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل, میں حجاب کی بات کرتا ہوں. ایک عورت باحجاب ہو کے وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے اور کام بھی کر سکتی ہے. جیسا آج آپ نے دیکھا ہوگا طلوع نیوز پر
एंकर आ गई, वो फीमेल थी, और उन्होंने अपनी काम शुरू किया। तो ऐसा दूसरी औरतें भी कर सकते हैं काम, जो भी टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, या दूसरी फील्ड में काम करते हैं, वो बाहिजाब हो वो काम कर सकते हैं। उसकी वो हिजाब तो उसमें के काम में रुकावट नहीं है, उसकी तालीम में रुकावट नहीं है। हिजाब तो उसकी पर्सनालिटी को और भी वेट देता है और भी मजबूत करता है। इस वक्त मुहर्रम और के जुलूस और मजालिस की क्या मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान में इजाज़त है, बिलखुसूस काबुल में? मेरे ख्याल में एक तो एक गेम भी था, एक कंस्पिरेसी थी, ताकि दुनिया को बताए कि लोग ऐसा भाग रहे हैं, तालिबान से भाग रहे हैं, ये कंस्पिरेसी थी। इसलिए उन्होंने कुछ झूठ को सर्कुलेट किया है कि सारी वो आ जाए और बगैर पासपोर्ट वीज़े के डॉक्यूमेंट्स के चले जाए। और हमें मालूम नहीं है कि ये हकीकत थी और या ना, कि वो बगैर पासपोर्ट वीज़े के मुझे एक मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। सोहेल शाहीन साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, मुख्तसर सी ब्रेक। जब वापस आएंगे तो सोहेल शाहीन साहब से यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, और यकीनन इस वक्त ख़बरों में और दुनिया भर में इस वक्त ज़िक्र और जो बातचीत हो रही है वो इसी हवाले से हो रही है। हमारे साथ सोहेल शाहीन साहब मौजूद हैं, तर्जुमान अब तालिबान के दोहा से। हम गुफ्तगू को जारी रखते हैं उनसे। सोहेल शाहीन साहब, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक बात हो रही है, और वो ये बात हो रही है कि जो मनाजिर हम लोगों ने काबुल एयरपोर्ट पर देखे कि लोग अपनी जान देने को तैयार हो गए, जहाज़ से गिर भी गए, लेकिन वो उधर अफ़गानिस्तान में नहीं रहना चाहते थे जहाँ पर आपने लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं और फतह हासिल कर चुके हैं। तो क्या वजह है कि जब आप बार बार इंटरव्यू देते हैं और जो बयानात आप लोगों की तरफ से आते हैं उसमें आप आम माफ़ी की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि अवाम वहाँ से भागने के लिए अपनी अगर उनको जान भी देना पड़े तो वो उसको भी तैयार नज़र आए हमें? मेरे ख्याल में एक तो एक गेम भी था, एक कंस्पिरेसी थी, ताकि दुनिया को बताए कि लोग ऐसा भाग रहे हैं, तालिबान से भाग रहे हैं, ये कंस्पिरेसी थी। इसलिए उन्होंने कुछ झूठ को सर्कुलेट किया है कि सारी वो आ जाए और बगैर पासपोर्ट वीज़े के डॉक्यूमेंट्स के चले जाए। और हमें मालूम नहीं कि ये हकीकत थी और या ना, कि वो बगैर पासपोर्ट वीज़े के लोगों को बिठा देते जहाज़ में। तो वो तो अमेरिका को मालूम है या दूसरे फॉरेनर्स है उसको मालूम है, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने ये रूमर्स को सर्कुलेट किया था, स्प्रेड किया था कि आ जाए एयरपोर्ट को और चला जाए, कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हज़ारों की तादाद में लोग आ गए थे, और फिर हर आदमी ने कोशिश करा था कि वो जहाज़ में सवार हो, तो उसमें पहुँचे। तो इसके नतीजे में लिंचिंग में कुछ 7-8 लोग भी मर गए। तो मेरे ख्याल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन लोगों पर है, हम पर तो नहीं। हमारे फोर्सेस उधर मौजूद भी नहीं थे। अब ये तो एक बात है अगर ऐसा हुआ या लोग बगैर पासपोर्ट्स के इस तरीके से वहाँ पर पहुँच गए थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है जो हमने जहाज़ के अंदर के मनाजिर देखे। बहुत सारे लोग रवाना हुए हैं अफ़गानिस्तान से। आप लोगों की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद ये तासुर क्यों ज़ाहिर नहीं हो सका कि उनके लिए अफ़गानिस्तान सेफ़ है, वो वहाँ पर रह सकते हैं? मेरे ख्याल में उसको उनको पूछना चाहिए कि उसमें क्या है उन लोगों में, कि हम उसको इत्मीनान भी देते हैं, हमारी पॉलिसी भी है, और किसी ने कुछ नहीं कहा है उनको, फिर भी वो जा रहे हैं। तो क्या वो क्यों ऐसा वो टेरिफाइड है, क्या वजह है, उसकी क्या आमाल है, हमें तो पता नहीं। हमने तो कहा है, हमने तो जनरल एमनेस्टी को ऐलान किया है, तो उसके लिए कमिटेड है। तो वो उन लोगों पर डिपेंड करता है, या ये वो लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान ये गरीब मुल्क है, चलो हम एक इकोनॉमिकली मरफा मुल्क में जो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हो उधर जाए और ज़िंदगी
शुरू करो वो बेहतर है। तो वो उनका डिपेंड करता है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं और आखिर करता। में अब इस वक्त मुहर्रम उल हराम है, उस हवाले से जुलूस है और मजालिस हो रही हैं। क्या इस वक्त अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पे इस चीज़ की इजाज़त है? वही जो हम ब्रेक से पहले आपसे जानना चाह रहे थे, क्या मुकम्मल तौर पे इसकी इजाज़त है इस वक्त? उनके लिए तो हमने पैगाम सबको के लिए नशर किया है, इशू किया है। वो है कि जो भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं वो हम उसको इजाज़त नहीं देंगे, और दूसरा ये अफ़गानिस्तान में उनके लिए जगह नहीं है। तो ये पॉलिसी है, ज़ाहिर है वो सब ने सुना है और उनको मालूम भी है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को हम किसके खिलाफ इजाज़त नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सोहेल शाहीन साहब। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन की। अब हम ज़रा जिक्र करते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन के कल के ख़िताब का, जिस बारे में बहुत बातें हो रही हैं अमरीका में। ख़ुद अगर आप अखबारी इदारे देखें या आप उनका मीडिया देखें। अभी हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, जब वापस आएंगे तो हमारे साथ वाशिंगटन DC से सहाफ़ी मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन के कल की स्पीच का, जिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं। बहुत से निकात हैं उनकी तकरीर के, लेकिन एक अहम हिस्सा ये भी है जहां वो कहते हैं कि अगर अफ़गान फ़ौज नहीं लड़ना चाहती तो अमरीकी फ़ौज उनकी जगह क्यों लड़े। उन्होंने इस सारी सूरत हाल जो अफ़गानिस्तान में बनी उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी गनी एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत पर और जो अफ़गान फोर्सेस हैं उन पर डाली है। अभी हम बात करेंगे, रहमान बुनेरी साहब सहाफ़ी हैं, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन DC से। बहुत बहुत शुक्रिया बुनेरी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जो बाइडन ने कल जो तकरीर की है और उसमें वाज़ेह तौर पे सारी ज़िम्मेदारी उन्होंने अफ़गान हुकूमत पर डाली है, कहीं ना कहीं अमरीका को बरियुज़्ज़िमा एक तरफ रखा है उसके ऊपर। इस पर किस किस्म के रिएक्शंस आ रहे हैं अमरीका में, वाशिंगटन DC में? दुरुस्त, उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने 3.5 लाख से ज़्यादा अफवाज को तरबियत दी थी, इक्विप किया था, तनख्वाहें दी जा रही थी, और यही उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की हिफाजत अफगान अफवाज ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने पुल आउट का ऐलान किया था। मगर तनकीद यहाँ मौजूद है उनकी तकरीर पर। उनके जो मुखालफिन है रिपब्लिकन्स, उन्होंने भी बहुत तनकीद की है। इसके अलावा जो एकेडेमिया है वो भी तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको एडवाइस दी गई थी पेंटागन की जानिब से और उनके जो दीगर एडवाइजर्स हैं उनकी जानिब से, और अखबारात में जो एकेडेमिया है, ये आपको मालूम है कि वाशिंगटन में थिंक टैंक्स जो है वो बहुत डीप डाइव करते हैं चीज़ों में। उनकी जानिब से भी कहा गया था कि अगर बाइडन ने अपनी अफवाज को जल्दी में वहाँ से निकाला तो इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं। और तनकीद का बुनियादी नुक्ता भी यही है यहाँ पर कि इस एडवाइस को, इस तजवीज़ को, इस मुशावरत को दरगुजर किया गया, सुना नहीं गया। शायद उनको जल्दी थी कि वो अपने अफवाज को वापस बुलाए, मगर ये जो रिपोर्ट्स थी CIA की, पेंटागन की, उनके जर्नल्स की, उसको तरीके से सुना नहीं गया। तो अखबारात में भी लिखा जा रहा है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रिपब्लिकन्स हैं सेनेट में या कांग्रेस में, उनकी जानिब से भी ये बात की जा रही है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर मसला है वो ये है कि वो कहते हैं कि आपने ट्रिलियंस डॉलर्स वहाँ पर खर्च किए 20 साल में, और वहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ की बात की, वहाँ पर बच्चों के हकूक़ की बात की, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाने की बात की, वो सब एकदम से कोलैप्स हो गया। तो इनकी जो ये 20 साल की मेहनत है वो ज़ाया हो गई इस फैसले की वजह से। तो तनकीद के 2 बुनियादी नुक्ते हैं जो मैंने ये यकीनन ये तनकीद तो हो रही है, लेकिन ये सदूर के हवाले से हम देखते हैं कि जब वो बात करते हैं तो उसमें जज्बात को भी बड़ी एक अहम अहमियत हासिल होती है। जो बाइडन की तकरीर को इस हवाले से भी देखा गया है। तो जो बात उन्होंने कही कि हम मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों को कुर्बान नहीं कर सकते थे इस जंग में जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता, इसको अवाम में एक इमोशनल हवाले से, जज्बात के हवाले से कैसे देखा गया? ये एक ऐसी तकरीर थी कि एक मुश्किल तरीन लम्हे में की जा रही थी, और हो सकता है बहुत से लोगों ने प्रेसिडेंट बाइडन के बॉडी लैंग्वेज को नोट किया होगा। वो एक फिक्रमंदी की हालत में ज़रूर थे,
अगर अमेरिकन जितने भी है अवाम यहाँ पर इस बात को तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि 20 साल की लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए थी। ये फैसला तो गुज़श्ता सदर ट्रंप के इंतज़ामिया ने किया था और वो कल बाइडन ने बात कही भी कि ये फैसला उनका था, मैंने उस पर सिर्फ अमल किया है और उसको थोड़ा सा जल्दी में किया है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज को निकालना बहिफाजत ये तमाम अमेरिकन की ख्वाहिश थी, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स की, और ये मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से ये इनक़िलाब मुकम्मल जब होगा जब अफगानिस्तान में, जैसे उन्होंने कल कहा भी, कि हज़ारों की तादाद में उनके शहरी है, सफारती अमला है, वो लोग जो उनके लिए काम कर रहे थे, सिविलियन वो है, और इसके अलावा अफवाज जो यकीनी बात है 6000 फिर से पहुंच गए हैं अफगानिस्तान में, काबुल में अपने सफारती अमले की सिक्योरिटी के लिए। तो ये इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किल समझी जा रही है या मुश्किल समझा जा रहा है यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में, ये है कि इस वक्त कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए, कोई हमला ना हो जाए, कोई किसी को अगवा न किया जाए, किसी को रास्ते में रोक ना लिया जाए। तो ये सबसे बड़ी इस वक्त टारगेट जो है वो ये है कि बहिफाजत अमले को वहाँ से निकाला जाए और अमरीकी अवाम इसका इंतजार करेंगे। यकीनन ये अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले वक्तों में ही पता चलेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रहमान बुनेरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और ये जो अहम आपका एक तो तबसरा भी है और कुछ इत्तलात भी हैं वो भी हम तक पहुँचाई। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया बड़ी अहम डेवलपमेंट्स वक्त के साथ साथ सामने आ रही हैं इस सिलसिले में, और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील भी हो रही है। तो अब आने वाले वक्तों में हम इसके ऊपर आपको अपडेटेड भी रखेंगे और ये देखना होगा कि ये सारे मामलात अब किस रुख पर आगे जाते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।